नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, घटना चक्र के माध्यम से। और सुबह हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे। अब इससे आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे बच्चों। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चों कमेंट बॉक्स में दीजिए। एनरिच्ड यूरेनियम इज, ये यूपीपीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है। एनरिच्ड यूरेनियम क्या है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आंसर बॉक्स में दीजिए। एनरिच जानते हैं, एनरिच का मतलब क्या आता है? किसी चीज को समृद्ध बनाना, किसी चीज को समृद्ध बनाना बच्चों एनरिच्ड यूरेनियम है। इसको द और ध, समृद्ध बनाना। एनरिच्ड यूरेनियम क्या है? जैसे किसी चीज की क्वालिटी को और इम्प्रूव करना। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव यूरेनियम 235 आइसोटोप इज इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली। जो प्राकृतिक रूप से होता है बच्चों, उसकी गुणवत्ता में और जो है क्या करना, गुणवत्ता को बढ़ाना, कोई एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। ठीक है ना? तो 31 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर जो है बी है, ऑप्शन बी है। नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव U-235 आइसोटोप इज इंक्रीज्ड आर्टिफिशियली। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एनरिच्ड यूरेनियम इज a type of uranium in which the proportion of uranium 235 isotope has been increased from natural level by the process of isotope separation। आप देखें बच्चों, ईरान जो है यूरेनियम के कार्यक्रम पर कार्य करते रहता है। तो क्या है कहने का मतलब जो बच्चों, कई बार अमेरिका उसके ऊपर दोष लगाता है कि आप ही परमाणु बम बना रहे हैं। तो क्या करता है कि पहले यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। भाई किसी भी चीज़ की, जैसे आप मान लें कि भाई गुणवत्ता को बढ़ाना कोई एनरिच कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपका तुरंत समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज। अल्टीमेट का मतलब फाइनल, अल्टीमेट का मतलब फाइनल, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज। क्या होगा बच्चों? अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा? जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? इसमें लेड बनता है, लेड। और लेड भी एक बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है। लेड भी एक बहुत ही खतरनाक बच्चों क्या है? प्रदूषक है। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज लेड। ये जो बच्चों छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं।
यूरेनियम इज द फर्स्ट in a long chain of radioactive elements that decay until the stable element lead is formed until। ठीक है ना बच्चों, यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हैं, कोई भी चीज़ ख़त्म होते होते कहाँ तक पहुँचती है, अपने अंतिम अवस्था में पहुँचती है। तो वही जो बच्चों, यूरेनियम इज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग चेन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट डिके अंटिल द स्टेबल एलिमेंट लेड इज फार्म्ड। तो चलिए आगे चलते हैं। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैव ए हाफ लाइफ ऑफ 4 months। हाफ लाइफ आप सुने होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ क्या होता है, 4 months। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके इन। ठीक है बच्चों, 3/4 3/4 3/4 ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 4 months। 4 month का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है, हाफ लाइफ का मतलब कि उतने समय में आप अपनी आधी जो ऊर्जा को बच्चों क्या करेंगे, खपत कर चुके होंगे। ठीक है ना। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जैसे आपके पास 4 रुपया है तो 4 रुपया का आप आधा खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 रुपये। तो 4 month में जो बच्चों आपका हाफ लाइफ है, और फिर अगले समय में क्या होंगे, 2 का क्या होंगे, 1 बच जाएंगे। फिर अगले समय में क्या होंगे, 1/2 हो जाएंगे। फिर आगे क्या होंगे, 1/4 हो जाएंगे। तो ये जो है ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 4 months। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके। बच्चों तो इसमें क्या है कि 3/4 जो है आप कितने समय में डिके हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3/4 जो बच्चों डिके हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 1 - 3/4 बराबर कितना, 1/4। 1/4 आप बचेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो पहले तो आप 1 थे, 4 महीने में क्या हुए, आप 1/2 बचे। ठीक ना बच्चों। फिर अगले 4 महीने में क्या करेंगे, 1/2 का आधा आप बचेंगे, 1/4 हो जाएंगे। ठीक ना बच्चों। तो कितने मंथ हो गया बच्चों, 4 month और 4 month 8 month। ठीक है ना। तो अगर 3/4 आप बच कर रहे हैं कि 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके, बचने को नहीं कर रहा, डिके का मतलब खत्म हो जाएगा कितने समय में, 8 month में। अगर आपकी हाफ लाइफ जो है बच्चों 4 month की है तो 3/4 जो है डिके होने में आपको कितना समय लगेगा, 8 month। तो इसका जो है बच्चों फार्मूला भी है, और फार्मूले को हम लोग चलिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, वहाँ देख लेंगे। तो ये जो है बच्चों इसको समझिए, हर बार फार्मूला के पीछे आप पढ़ेंगे तो रटना पड़ता है। फार्मूला जो है बच्चों रटना पड़ता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दिया हूँ। आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप जो उसको सॉल्व कर पाएंगे। हाफ लाइफ आपकी कितनी है बच्चों, 4 month। देखिए मैं इसको पूरा इरेज करके आपको फिर बता रहा हूँ। हाफ लाइफ आपकी कितनी है बच्चों, 4 months है। ठीक है ना। और 3/4 जो है बच्चों डीके हो जा रहा है, तो बच कितने गए बच्चों, बचे कितने, 1 - 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। तो अगर आप मान लें कि 1 यूनिट है तो आगे जो 4 महीने में आप कितना बचेंगे, 1/2 बचेंगे। आगे जो फिर 4 महीना होगा वहाँ पे कितना बचेंगे, 1/4। 1/2 का 2 करेंगे तो 1/4। तो 4 महीने और 4 महीने कितना होगा बच्चों, 8 महीने में आप कितना बच जाएंगे, 1/4 1/4। ये जो आ रहा है दोनों, तो ये बचेंगे आप। ठीक है ना। ये IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है। तो चलिए ये देखिए फार्मूला से है क्वेश्चन, फार्मूला भी समझ लीजिए। हाफ लाइफ आपका कितना है बच्चों, 4 month है। रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है, 1/4 है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला
हाफ लाइफ आपकी कितनी है 1/2 और n जो है आप बच कितना रहे हैं 1/4। तो 1/2 पर 2 कर देंगे तो 1/4 हो, तो n बराबर क्या हो गया बच्चों 2। हैंस द डीके हैंस द 3/4 डीके इन n t2 टाइम। तो ये जो है क्या होता है n जो हो गया और t2 टाइम कितना है बच्चों 4 मंथ बराबर 8 मंथ, ठीक है ना। n और हाफ टाइम इसका जो है इसका मतलब जो है 1/2 का मतलब हाफ टाइम है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है फार्मूला है और मैं तो कहूँगा कि आप फार्मूला पर ना जाइए, आप कॉन्सेप्ट पर जाइए जो मैं आपको बताया। ये बताइए फार्मूला रटेंगे तो कहाँ कहाँ फार्मूला रटेंगे बच्चों, बहुत कुछ रटना है, ठीक है ना, और रटना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर कॉन्सेप्ट से काम चल जाए कॉन्सेप्ट ही आपके साथ रहते हैं। फार्मूला जब तक याद है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर आप भूल जाते हैं। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप देंगे। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 5 ईयर्स, माने 5 वर्ष में जो है आधा ये खत्म हो जाता है। देन द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दैट रिमेन आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्ष बाद जो है बच्चों वो कितना बचेगा। तो देखिए एक है, मान लीजिए कि आपका सब्सटेंस एक है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 बचेगा, ठीक है ना। फिर अगले 5 साल में कितना बचेगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। फिर अगले 5 साल में कितना बचेगा बच्चों 1/8 हो जाएगा। फिर जो है ये 15 हुआ ना, 5 5 10 15 हो गया ही, और हमें और 5 जोड़ना है, तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर जाएंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो कितने 20 साल में आप कितना बचेंगे बच्चों, रिमाइंस आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाएगा बच्चों डी 1/16, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रश्न को इस प्रकार से करते हैं और ये न्यूमेरिकल जो बच्चों पूछा जाता है हाफ लाइफ वाला जो है। हमें प्रीवियस ईयर्स प्रश्न देखने से यही मालूम चलता है कि कैसे कैसे प्रश्न जो है बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाफ लाइफ कितना है बच्चों 5 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स में कितने हाफ लाइफ होंगे बच्चों 4 हाफ लाइफ होंगे। तो आफ्टर 4 हाफ लाइफ रिमेनिंग क्वांटिटी कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 1/16, ठीक है ना। तो ये आप जो हम लोग देखे थे क्या हो रहा था, फार्मूला क्या था बच्चों, रिमेनिंग फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला रिमेनिंग बराबर 1/2 पर क्या था n था बच्चों, ठीक है ना। तो रिमेनिंग हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों तो इस प्रकार से जो बच्चों मान लीजिए कि आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। हम तो कहेंगे कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ आप उसी पर चलिए, ठीक है ना। तो n जो है बच्चों 4 हो जा रहा है, तो 1/2 पर जब पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज, 10 दिन में जो अपना आधा ये खर्च कर देता है, ख़त्म हो जाता है। इट रिमेन्स देयर विल बी, इट मीन्स देयर विल बी, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये आपसे मतलब पूछ रहा है। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो बच्चों हाफ लाइफ कितनी है 10 डे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन में जो बच्चों 20 डेज 40 डेज 20 डेज 5 डेज, ठीक ना बच्चों। तो इसमें ये करके पूछा है, तो देखिए हम तो ये देखें कि हाफ लाइफ इसका 10 डेज है, तो इसको 5 डेज वाला ख़त्म करिए, 5 डेज वाला कंसेप्ट पर ना आइए, इस पर आइए। कंप्लीट डीके इन 20 डेज, ये भी सही नहीं हो। कंप्लीट इतना जल्दी से 10-20 दिन में कैसे डीके हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए कंप्लीट डीके ऑफ सब्सटेंस इन
40 डेज, ये भी गलत है। कंप्लीट ये सब जो देख रहे हैं बच्चों, कंप्लीट इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? कहने का मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, वो बहुत लंबे समय तक जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये कंप्लीट वाला जो है इसको ख़त्म करिए और ये 5 डेज वाला भी ख़त्म करिए। अब देखिए डीके ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ सब्सटेंस इन 20 डेज। तो 20 दिन में बच्चों देखिए, मान लें कि 1 रहेगा तो 10 दिन में क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। फिर आगे का और 10 दिन में क्या हो जाएगा? 1/4 बच जाएगा। 1/4 बचेगा बच्चों तो डीके कितना हुआ? 1 - 1/4 बराबर 4 - 1/4 बराबर 3/4। ठीक है ना बच्चों? तो डीके ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ सब्सटेंस इन 20 डेज, ये जो बच्चों सही है। ठीक है ना? तो हमको जो हाफ लाइफ ये बताती है, ये नहीं बताती कि आप कितना बचेंगे। हाफ लाइफ आपको ये बताती है कि आप कितना डीके हो जाएंगे। तो ये 20 डेज में जो बच्चों कितना डीके हो जा रहा है? 1/4 बच रहा है। ठीक है ना? 1/4 बच रहा है तो कितना डीके हो गया बच्चों? 3/4। तो डीके ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ सब्सटेंस इन 20 डेज। तो ये जो बच्चों RAS जो लिखा है इसका मतलब क्या है? मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं। तो कहने का मतलब कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो है बच्चों कितना है? 10 डेज है। तो क्या होगा कि डीके ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इन 20 डेज। ये कैसे आप हम लोग निकालें? मान लें कि आप 1 है, आपके पास जो वस्तु है 1 है, तो 10 डेज में क्या होगी? 1/2 बच जाएगी। आगे के 10 डेज में क्या होगा बच्चों? 1/4 बच जाएगा। 1/4 बच जाएगा तो क्या होगा बच्चों? आप कितना डीके हो गए? जब आपके पास 1/4 बचा हो तो खर्च आप कितना कर दिए? 1 - 1/4। तो ये देखें क्या आ जाएगा? 3/4। तो यही जो है डीके ऑफ 3/4 ऑफ द सब्सटेंस इन 20 डेज। ये RAS का मतलब राजस्थान जो होता है, राजस्थान PCS को RAS बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। ये 2007 के पूरी में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। इसको जो बच्चों हम थोड़ा सा कौन सा कलर लेते हैं? हरा वाला लेते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज। इट मीन्स इन नेक्स्ट 10 डेज देयर विल बी हाफ ऑफ रिमेनिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। 10 डेज में क्या होगा? हाफ ऑफ रिमेनिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। दस इन टोटल 20 डेज देयर विल बी डीके ऑफ 75% और 3/4 पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना बच्चों? तो डीके कितना हो गया? 3/4 हो गया। मेरे वाले कंसेप्ट से चलिए आप 10 डेज में 1/2 बच गया। नेक्स्ट के 10 डेज में क्या हो जाएगा? 1/4 बचेगा बच्चों। तो ऑप्शन समझ करिए कि 20 दिन में क्या हो गया? 20 डे में आपके पास बच कितना गया? 1/4। तो खर्च कितना हो गया? 1 - 1/4 बराबर 3/4। ठीक है ना बच्चों? तो ये रहा आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव? इसमें से कौन जो है बच्चों रेडियो एक्टिव नहीं है? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो वो सब्सटेंस होते हैं जो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, रेडिएशन निकालते रहते हैं बच्चों। ठीक है ना? रेडिएशन निकालते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं? डीके होते हैं। तो आप लोग रेडियम वाली घड़ी देखे हैं बच्चों। ठीक है ना? रेडियम वाली घड़ी जो है रात को चमकती रहती है। एक बार रेडियम जब चार्ज हो जाते हैं तो चमकते रहते हैं, अंधेरे में भी रहेंगे तो आप चमकते रहते हैं। तो हम लोग देखे थे बचपन में जो बच्चों कि लड़के जो है रेडियम वाली घड़ी को बहुत लाइक करते थे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव? आपको ये बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से रेडियो एक्टिव कौन नहीं है। तो इसमें जो बच्चों अस्टेटाइन जो है ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आपको याद करना होगा। और ट्रिटियम भी
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जबकि जर्कोनियम जो बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, और नहीं है तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या दिया है, जर्कोनियम हुज एटॉमिक नंबर इज 40 इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जनरली दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज एबव 80 is considered as radioactive elements except टेक्नेटियम एक्सेप्ट का मतलब ये अपवाद है बच्चों, ठीक है ना। हम जनरली ये देखते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है 80 से ऊपर होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन ये जो सब्सटेंस दिया है एक्सेप्ट माने अपवाद, एक्सेप्ट माने अपवाद, ये अपवाद जो है बच्चों कौन कौन से हैं, टेक्नेटियम इसका जो 43 एटॉमिक नंबर है उसके बाद भी रेडियो एक्टिव है, और प्रोमेथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 60 है, 61 है, ये भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दे बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज लेस देन 80। जिनका एटॉमिक नंबर, हम जानते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर जो बच्चों 80 से ऊपर होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन टेक्नेटियम और प्रोमेथियम ये जो है दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है बच्चों, एटॉमिक नंबर 80 से नीचे होते हुए भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। हर जगह अपवाद होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अस्टेटाइन एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 85, फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87, ठीक ना, आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वाइल ट्रिटियम इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ट्रिटियम जो बच्चों रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आप समझिए कि जिसका एटॉमिक नंबर जो 80 से ऊपर है वो जो है बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन टेक्नेटियम और प्रोमेथियम को भी आप याद रखिए क्योंकि कई बार अपवाद से ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। चलिए ये जो बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के में बच्चों कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप माने क्या होता है, समस्थानिक होता है। आइसोटोप माने समस्थानिक, आप लोग पढ़े हैं बच्चों, समस्थानिक और समभारिक दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं। समस्थानिक, तो यूरेनियम का कौन से समस्थानिक का प्रयोग जो बच्चों हम लोग पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए करते हैं, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो ये अगर आप पीछे के प्रश्न देखे रहते बच्चों तो आपको ये खुद ही याद रहता कि यूरेनियम 235 जो है बच्चों, ये जो 235 दिया है, यूरेनियम 235 का प्रयोग जो बच्चों हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो, देख रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। यूरेनियम 238 and 235 which has 143 neutrons are the most common isotope of uranium. Uranium 235 is the isotope of uranium that is used in nuclear reactors. यूरेनियम 235 को जो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयोग किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स ओनली अराउंड 0.7% ऑफ यूरेनियम 235। हम लोग क्या देखे थे अभी इससे पहले, एनरिच्ड यूरेनियम एनरिच्ड को करने का आर्टिफिशियली हम लोग देखे थे बच्चों। तो यही किया जाता है कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है बच्चों उसमें जो है यूरेनियम 235 जो है बच्चों 0.7% ही होता है, लेकिन हम उसमें से अदर को निकालते रहते हैं। और यूरेनियम 235 को जैसे सोना है, सोना कहीं पर मिलता है बच्चों तो क्या है, जहाँ पर मिलता है ये पूर्णतः सोना होता है नहीं, उसमें से हमें निकालना पड़ता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो चीज़ें जो है हमको निकालना पड़ता है, एनरिच करना पड़ता है। उसी प्रकार से जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें केवल 0.7% ही यूरेनियम 235 पाया जाता है, लेकिन हम इनरिच करके यूरेनियम 235 को क्या करते हैं, निकालते हैं।
and most nuclear reactors require a uranium 235 concentration of between 3% to 5%। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों उसमें यूरेनियम 235 कितना होना चाहिए, 3% से लेके 5% तक, लेकिन होता कितना है नेचुरली ये 0.7%। इसको हमको बढ़ाना पड़ता है, अदर चीज़ को निकालते हैं, अदर चीज़ को निकालेंगे तो जो चीज़ रिमेन रहेगी उसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बढ़ते जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 इज कॉल्ड एनरिचमेंट। आप लोग पीछे एनरिचमेंट शब्द देखे थे जिसको होता है समृद्ध करना, समृद्ध करना। तो वही जो है यूरेनियम 235 में का कंसंट्रेशन बढ़ाना ही एनरिचमेंट कहलाता है। जो नेचुरल होता है उसमें 0.7% ही पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, अगर आपके पास अंग्रेजी का इतना ज्ञान होना चाहिए बच्चों, अगर आप शिक्षित आदमी हैं, केवल आप एक भाषा पर डिपेंड रहेंगे कि नहीं नहीं मुझे बस हिंदी आती है, हमें कहते हैं कि हिंदी बोलिए, हिंदी में पढ़िए लिखिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको शिक्षित होने के साथ होने के नाते इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, क्योंकि आज अंग्रेजी जो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है बच्चों। भारत में भी आप बड़ी बड़ी शहरों में चले जाएंगे तो हिंदी थोड़ा सा डल होने लगती है। आप चलेगा महाराष्ट्र में, वो लोग मराठी में बात करेंगे, तेलंगाना में चले जाएगा तेलुगु में बात करेंगे, तमिलनाडु में तमिल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब एक दोनों के बीच में कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना हिंदी में राग अलाप रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और वो तमिल में कह रहे हैं, एक दोनों को एक दूसरे समझ नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम एक कनेक्टिंग ब्रिज होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो इतना आप अंग्रेजी समझिए कि पढ़कर जो कॉमन चीजें हैं उसको समझ पाएं। अब देखिए 38 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने के लिए बच्चों कौन से मेटल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये तो देख रहे हैं बच्चों, आयरन का प्रयोग आप बिजली बनाने में सुने हैं, नहीं सुने हैं बच्चों, ये तो सीधे आप कट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जो है बिहार पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है बच्चों। तो जब इन तीनों को नहीं कर सकते हैं तो आप यूरेनियम सुनते ही आ रहे हैं, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर। तो क्या कह रहा है, द मेन यूज ऑफ यूरेनियम इन द सिविलियन सेक्टर इज टू फ्यूल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक ना बच्चों। 1 kg of uranium 235 can theoretically produce about 20 terajoule of energy, which is equivalent to 1500 tons of coal। बच्चों 1 किलो जो न्यूक्लियर 235 जो बच्चों इतनी ऊर्जा दे सकता है जितना आप 1500 टन, एक टन में कितना होता है बच्चों, 1000 किलो। 1 किलो यूरेनियम 235 जो बच्चों इतनी ऊर्जा आपको दे सकता है जितना आपको 1500 टन कोयला को आप जलाएंगे तब मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यूरेनियम जो बच्चों कितना समृद्ध ईंधन है। तो चलिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं बच्चों उनसे कौन प्रकार की किरणें निकलती हैं बताइए। आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा किरणें भी निकलती हैं बच्चों, बीटा किरणें भी निकलती हैं और गामा किरणें भी निकलती हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो बच्चों उनसे कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। ये बिहार पीसीएस 1995 में पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करंट का क्वेश्चन है, ये इसका महत्व तो नहीं है, ये बस पूछा गया। आगे देखेंगे ये प्रश्न और भी क्वेश्चंस में पूछा गया होगा। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणें निकलती हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दैट हैव एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल का मतलब अस्थिर, अस्थिर।
इसीलिए हम लोग इसे पीछे पढ़े थे, इनका हाफ लाइफ पढ़े थे बच्चों, क्योंकि ये धीरे धीरे डीके होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं। वेन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का जो बच्चों प्लूरल जो होता है न्यूक्लियाई होता है। वेन द न्यूक्लियाई आर देख रहे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लिखा गया बच्चों। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वेन द न्यूक्लियाई आर कंसिडर्ड अनस्टेबल दे रेडिएट अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन एंड इज कन्वर्टेड इनटू ए स्टेबल एलिमेंट। ठीक ना बच्चों, धीरे 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 अल्फा बीटा गामा निकालते 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 एक स्टेबल एलिमेंट के रूप में आ जाते हैं बच्चों। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन इज इनविजिबल फॉर नेक्ड आई। आप इसको जो है बच्चों अदृश्य होते हैं, ये अल्फा बीटा गामा किरणों को आप देख नहीं पाएंगे, ये जो है अदृश्य होती हैं। नेक्ड आई का मतलब खुली आंखों से बच्चों, कहने का मतलब इसको जो है धीरे 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 आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप फलान ठिकाना लगा कर देखना पड़ेगा। आप नंगी आंखों से नहीं सब चीज को देख सकते हैं। What happens if the control rods are not used in a nuclear reactor? बच्चों BCC बोरान, कैडमियम का हम लोग किस रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों, कंट्रोल रॉड के रूप में। कहने का मतलब अगर हम लोग कंट्रोल रॉड का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताइए। हम लोग किसी चीज को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चों क्या होगा, वो चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड्स। जो किसी चीज को आप रोकेंगे नहीं बच्चों तो वो क्या होगा, आपके पहुंच से आगे निकल जाएगा और वो आपके लिए क्या होगा, घातक होगा। तो बीसीसी से आप उपयोग मैंने समझिए कि बोरान और कैडमियम की जो छड़ें होती हैं बच्चों, इसका हम लोग कंट्रोल रॉड के रूप में प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल रॉड का अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट इतना तेजी से होता है, विखंडन, कि वो विस्फोट कर जाएगा एक समय। चेन प्रोसेस वुड गो आउट ऑफ बाउंड्स। ठीक ना बच्चों, कंट्रोल रॉड कंटेन्स ए रियल टाइम कंट्रोल ऑफ फिजन। फिजन मैंने हम क्या बताया था, डबल यस आ गया तो विखंडन प्रोसेस विच इज क्रूशियल फॉर बोथ कीपिंग द फ्यूजन चेन रिएक्शन एक्टिव एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ऑसिलेटिंग बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक ना बच्चों, दीज रॉड्स आर कंपोज्ड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स सच एज बोरान और कैडमियम। ठीक ना बच्चों, बोरान, कैडमियम, सिल्वर और इरिडियम को भी आप मान लीजिए, लेकिन ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है कौन सा बच्चों, बोरान और कैडमियम। भाई मार्केट में या आपके घर पर सब कुछ उपलब्ध होता है, ठीक है ना, लेकिन आप ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग करते हो उसी चीज़ को याद रखना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो दीज रॉड्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स सच एज, किसके किससे मिलकर बनी रहती हैं, बोरान, सिल्वर, इंडियम एंड कैडमियम। चलिए 41 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। इंडिया का जो बच्चों पहला न्यूक्लियर प्लांट था उसका क्या नाम है, किस जगह पर बना था, ये जगह का नाम दिया है। तो इसमें से इंडिया का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन था बच्चों, आप लोग इसको बताइए। इंडिया का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन था, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। कौन होगा बच्चों बताइए। तो तारापुर का जो पावर प्लांट था बच्चों, तारापुर पावर प्लांट कहाँ पर है बच्चों, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ये जो बच्चों इंडिया का प्रथम पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है ना बच्चों। तो
तो MPPCS 92 में पूछा गया। ये प्रश्न आज भी पूछा जाता है, बस ये दे दिया गया है कि हाँ यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट established in India which becomes operational in 1969। 1969 में ये एक्टिव हो गया बच्चों, काम करना शुरू किया बाबा। इट इज सिचुएटेड इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पालघर जो है बच्चों जिला है, उसमें जो है तारापुर पर जो है भारत का पहला पावर प्लांट बना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जैसे इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी वाज 320 मेगावाट बट रिसेंटली इन 2005 टू 540 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स वेयर आल्सो ऑपरेशनलाइज्ड एट तारापुर। जो शुरू में बना था बच्चों, इसकी क्षमता कितनी थी? 320 मेगावाट, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अभी जो हाल में 2005 में बच्चों 540 मेगावाट का 2 पावर प्लांट फिर बनाया गया, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज। अभी आप लोग इसे पिछले प्रश्न में पढ़े हैं कि इंडिया का जो है पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अभी जाहिर से पढ़े हम लोग तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो बच्चों MPPCS प्री 2008 में प्रश्न पूछा गया है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा उसका नाम था बच्चों, एंड सीरस वेयर एस्टेब्लिश्ड एट बार्क इन ट्राम्बे, हाउएवर दे आर जस्ट ओनली रिसर्च रिएक्टर्स, ठीक ना बच्चों। ये पूछा जाता है कि पहला रिसर्च रिएक्टर कौन था बच्चों? अप्सरा, ठीक ना बच्चों, जो 1956 में काम किया था, और सीरस जो 1960 में काम किया था। ये बार्क इन ट्राम्बे, ठीक ना बच्चों, एट बार्क, ये जगह का नाम है। बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च स्टेशन सेंटर ट्राम्बे में बने थे। लेकिन ये क्या थे? दे हाउएवर दे आर जस्ट रिसर्च ओनली रिसर्च स्टेशन। वो बिजली उजली और ईंधन नहीं पैदा करते थे, ठीक है ना बच्चों। वो क्या थे? रिसर्च स्टेशन थे। जैसे आप देखें कि ईरान अभी रिसर्च करते रहता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कंसिडर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 इज इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक ना बच्चों। अप्सरा जो है रिसर्च रिएक्टर था। अप्सरा और सीरस जो बच्चों 1956 और 60 में जो बने थे, ये रिसर्च रिएक्टर थे जो ट्राम्बे में थे, मुंबई में। और ये तारापुर पावर स्टेशन से बच्चों पहली बार 1969 में बच्चों क्या हुआ, ये पावर स्टेशन के रूप में इनका प्रयोग किया गया। तो अब देखिए क्या कह रहा, हु इज प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क। ये जो बच्चों क्या है, प्रेजेंट बार्क का डायरेक्टर पूछा जाता है। तो ये प्रश्न जब पूछा गया उस समय के बारे में पूछा गया है। तो कहने का मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर से जुड़े हुए प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि आप देख रहे हैं कि उसके बार्क के जो डायरेक्टर हैं उनको भी पूछा जा रहा है। तो कौन थे उस समय बच्चों? क्वेश्चन का आंसर RK सिन्हा जो बच्चों उस समय प्रेजेंट, आपके नहीं। तो अभी कौन है? अजीत कुमार मोहंती जो बच्चों, अजीत कुमार मोहंती जो बच्चों 2019 में ये किसके थे? बार्क के डायरेक्टर थे। आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी बदले नहीं होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर और बच्चों की सब कुछ जान रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग खुद इसको सर्च करके देख लीजिएगा कि वर्तमान में बार्क के डायरेक्टर कौन है, वो आपको मालूम चल जाएगा। तो अजीत कुमार मोहंती जो बच्चों 2019 में बार्क के डायरेक्टर थे। तो देखिए यहाँ पर खुद दिया है, ड्यूरिंग द क्वेश्चन पीरियड, जब क्वेश्चन आपको पूछा गया था बच्चों, डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा
वाज द डायरेक्टर ऑफ बार्क वाइल एट प्रेजेंट का मतलब जब किताब छपी है। अजीत कुमार मोहंती सर्विंग एज द सेम पोजीशन सिंस 12 मार्च 2019 12 मार्च 2019 से बच्चों जो है अजीत कुमार मोहंती जो है बार्क के डायरेक्टर हैं। आप लोग वर्तमान में कौन सा, इसको गूगल सर्च करके देखिएगा, सब कुछ मेहनत करिए बच्चों, ठीक है ना। दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक नहीं चल सकती, कुछ आप लोग भी मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि मैं कंप्यूटर हूँ कि हर एक प्रश्न का उत्तर दे दूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, व्हाट आर द लिंक्स बिटवीन ध्रुव, पूर्णिमा एंड साइरस। साइरस आप लोग पढ़े थे बच्चों, तो इन दोनों के बच्चों में क्या है, ये मैंने लिंक मतलब कि ये तीनों क्या है, किस कंसेप्ट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो साइरस के बारे में अभी आप पीछे पढ़े हैं, साइरस के बारे में पढ़े हैं, तो अभी क्या है, दे आर, साइरस क्या था बच्चों, रिसर्च रिएक्टर था। साइरस क्या था, रिसर्च रिएक्टर था। जब हम एक चीज़ के बारे में, जब ये रिसर्च रिएक्टर है तो बाकी के दोनों भी रिसर्च रिएक्टर होंगे, तो दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर, ठीक ना बच्चों। ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप याद रखिए कि ध्रुव हो गया, पूर्णिमा हो गया और साइरस हो गया, ये इंडिया के क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स हैं, रिसर्च, जहाँ पर रिसर्च चलता है। ये पावर स्टेशन नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तारापुर पावर स्टेशन था। आप देखे हैं कि हर एक राज्यों में मोटा मोटी, कुछ राज्यों को छोड़ दे तो पावर स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है बच्चों, उत्तर प्रदेश में नरोरा बुलंदशहर में जो बच्चों पावर स्टेशन है। तो ध्रुव, पूर्णिमा एंड साइरस आर इंडियाज रिसर्च रिएक्टर्स, ठीक ना बच्चों। पूर्णिमा इज एन इंडाइजेशनली डिजाइंड, इंडाइजेशनली का मतलब क्या होता है, स्वदेशी होता है बच्चों, स्वदेशी। कई बार जो है बच्चों, जो मेरे पास टेक्निक नहीं होती, हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, समझौता करते हैं। लेकिन पूर्णिमा इज एन इंडाइजेशनली डिजाइंड रिएक्टर जनरेटिंग ओनली ए फ्यू वाट ऑफ पावर। It began operating in 1972, originally fueled with plutonium dioxide pellet and clad in stainless steel. Cyrus is a heavy water tank reactor filled with 10 ton of natural uranium generating about 40 megawatt of थर्मल पावर। ये जो है बच्चों इतनी ऊर्जा प्राप्त अभी बनाते हैं जिससे इनका काम चल सके, आसपास के काम चल सके। ये स्पेशली जो क्या है, ये रिसर्च रिएक्टर्स हैं। इट वाज सप्लाइड बाय कनाडा एंड बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल इन 1960, ठीक ना बच्चों। कौन, पूर्णिमा जो बच्चों कनाडा के सहयोग से, नहीं पूर्णिमा नहीं, इंडाइजेशनल थे। साइरस जो है बच्चों कनाडा से बना था, सीसी। साइरस जो बच्चों कनाडा के सहयोग से बना था। एंड बिकेम, वाइल ध्रुव इज ए हेवी वाटर टैंक रिएक्टर फील्ड विथ नेचुरल इंडाइजेशनली सप्लाइड जनरेटिंग। तो क्या है बच्चों, पूर्णिमा और ध्रुव जो बच्चों है स्वदेशी हैं, जबकि साइरस जो है कनाडा के सहयोग से बना था बच्चों, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच फ्यूल इज यूज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। इंडिया में जो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा कौन सा फ्यूल उपयोग किया जाता है, बताइए। यूरेनियम 238, यूरेनियम ये तो हम सुने ही नहीं बच्चों, ठीक है ना, गैसोहाल। यूरेनियम 238 का जो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में इंडिया में प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री, ये 2010 में प्रश्न पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। और बेसिकली इन इंडिया वी यूज नेचुरल यूरेनियम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। हमारे पास रिसर्च स्टेशन कम है बच्चों, और एनरिचमेंट की जो टेक्निक है वो भी हमारे पास अभी बहुत इजीली उपलब्ध नहीं है। नेचुरल यूरेनियम रिफर्स टू यूरेनियम विद द सेम आइसोटोपिक रेशियो एज फाउंड इन नेचर। इट कंटेंस, हम लोग पीछे पढ़े थे, 0.7% यूरेनियम ऑफ 235 एंड 90। ये क्या होता है बच्चों, 99 पॉइंट इतना जो बच्चे यूरेनियम 238
ट्रेस ऑफ यूरेनियम 234 इतना होता है। दज इन इंडिया वी यूज लो एनरिच्ड, अभी मेरे पास एनरिच करने की टेक्निक नहीं है बच्चों, लो एनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम दैट इज यूरेनियम 238। तो हम लोग इंडिया में कौन सा उपयोग करते हैं, यूरेनियम 238, और इसमें कितना होता है बच्चों 0.7% जो बच्चों क्या होता है यूरेनियम 235 होता है। अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया, कल्पक्कम इज फेमस ड्यू टू, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट द्वार 2 में और यूडीए एलडीए का नाम था आरओ एआरओ, जिसको आप लोग 12 में अभी क्या कहते हैं कि आरओ एआरओ को यूडीए एलडीए कहा जाता था पहले, ठीक है ना बच्चों। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। कल्पक्कम क्या है बच्चों, कल्पक्कम जो बच्चों तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में एक जगह है बच्चों कल्पक्कम। और कल्पक्कम किस लिए फेमस है बच्चों, ये आपको बताना है। तो डिफेंस लेबोरेटरी है, एकदम गलत है। ड्यू टू रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, ये तो सतीश धवन। ड्यू टू स्पेस सेंटर है, ये भी गलत है। तो कल्पक्कम जो बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट के कारण जो है बच्चों इस जगह का नाम फेमस है। और कहाँ पर है ये कल्पक्कम, तमिलनाडु में है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, अगर आप लोग अनुमति दें तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन इजी हैं उनके ऊपर कम समय दिया जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR was established in the year 1971 at Kalpakkam, Tamil Nadu under the Department of Atomic Energy, Government of India. The center is engaged in broad-based multidisciplinary program, broad-based माने विस्तृत रूप में, of scientific research and advanced engineering directed toward the development of fast breeder reactor technology. The design of 500 megawatt prototype fast breeder reactor is completed and construction is in progress, ठीक है ना बच्चों, अभी चल रहा है। तो कहने का मतलब कि कल्पक्कम जो है बच्चों एटॉमिक रिसर्च से जुड़ा हुआ है। कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये सब पूछते रहता है। जो प्रश्न आए हैं बच्चों उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। आपके दिमाग में भी भ्रम आ सकता है कि भाई हम लोग डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। डिटेल के लिए अलग क्लास चल रही है बच्चों, ठीक है ना। अभी जो प्रश्न आए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप्ट कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं कि नहीं, और आप जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं आपके पढ़ने की दिशा सही है कि नहीं, इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर मार्गदर्शक आपको कोई नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। जब एबव क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में इसका उत्तर दे दिया है तो हमें इस प्रश्न उत्तर को सामने करने में कोई बुराई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसलिए नहीं कहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। कहाँ पर, कल्पक्कम, तमिलनाडु के कल्पक्कम में बच्चों इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर उत्तर भी दे दिया हूँ, ऐसा नहीं कि हाइड करके रखना। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को मैं अभी बता रहा हूँ उसका उत्तर तो आप दे ही देंगे। तो ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2004 का ये प्रश्न है बच्चों। अब आइए 48 नंबर क्वेश्चन पर आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एक चीज तो आप देखें बच्चों, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो बच्चों, ये जो अभी पिछला प्रश्न ही था, ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उसमें बैक टू बैक नहीं देगा। ये हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो मान लें कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये पिछले प्रश्न का उत्तर था, ये यही प्रश्न था।
तो ये तो आपके लिए सही हो गया। तो ये जो है करेक्टली मैच है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से करेक्टली मैच नहीं है। तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है, ये भी चीज़ सही है। और जो है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों, ये जो दिया है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बच्चे इलाहाबाद रहते होंगे और थोड़ा सा जागरूक होंगे उनको मालूम होगा कि चेन्नई में नहीं, कहाँ है ये, इलाहाबाद में है। ये इलाहाबाद में है बच्चों, ठीक है ना। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों कहाँ पर है, अगर आप यहाँ से फिजिक्स से एमएससी करते हैं तो, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो 5000 पर मंथ जो बच्चों आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट से फिजिक्स में आप एमएससी करते हैं तो 5000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो बच्चों यही जो है चेन्नई दिया है, तो यही मैच नहीं है, यही आपका उत्तर होगा। जब ये एक चीज़ आप देख लिए कि यही उत्तर होगा, तो ये चीज़ जो है, दूसरा चीज़ जो है बच्चों अपने आप सही हो जाएगा। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो बच्चों कहाँ है, ये कोलकाता में है। मैं आपको हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में इसलिए इजीली बता दिया, कहने का मतलब मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है ना। और धीरे धीरे परिचय बढ़ेगा। अभी मैं अपना परिचय देकर आपको नहीं बताना चाहता हूँ, प्रभावित करना चाहता हूँ। आप हमारे काम को जज करिए कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। मैं अपना ये बताऊं कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, और मैं आपके उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या हूं ये कोई मैटर नहीं करता है। तो देखिए, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट लोकेटेड टू रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड इन थियोरेटिकल फिजिक्स। इट इज लोकेटेड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश बच्चों, ठीक है ना। कहाँ पर है, प्रयागराज। आप जानते हैं कि योगी जी आए हैं तो इलाहाबाद के नाम क्या कर दिए, प्रयागराज कर दिए हैं। एंड इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक ना बच्चों। इसी कारण से बच्चों आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों 5000 पर मंथ की। अगर आप एक मेधावी छात्र हैं तो यहाँ के स्टूडेंट बनिए और अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च भी निकालिए। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर जो आप जल्दी से दीजिए। ये IAS प्री 2001 का ये प्रश्न है बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑफ दीज इज या आर। ये अंग्रेजी लिखने का तरीका है बच्चों। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें से एक सही है या बहुत सही है। अगर इज कर देता तो जाहिर सी बात है एक ही सही होता। तो ये अंग्रेजी लिखने का तरीका है। विच ऑफ दीज इज या आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इनमें से कौन कौन जो बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताइए। तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, ये जो बच्चों इसके आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक हेवी वाटर बोर्ड भी इसके अंतर्गत आता है। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड भी इसके अंतर्गत आता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के अंतर्गत आता है। तो ये चारों जो ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, ये जो चारों हैं वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, सही होगा। ये वही चीज दिया है यहाँ पर। ऑल ऑफ द एबव इंस्टीट्यूशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक ना। ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर आर। तो एटॉमिक मिनरल वाला कहाँ था बच्चों, हैदराबाद में था, हम लोग देखे थे। हेवी वाटर कहाँ पर है बच्चों, मुंबई में है। इंडिया रेयर अर्थ वाला कहाँ पर, ये भी मुंबई में है बच्चों। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो बच्चों जादूगुड़ा झारखंड में है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये भी पूछ ले रहा है कि कौन चीज़ कहाँ स्थित है। तो मिनरल वाला कहाँ पर है बच्चों, हैदराबाद में है।
वाटर वाला हैवी वाटर वाला कहाँ पर, मुंबई में। रेयर अर्थ वाला भी बच्चों मुंबई में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगुड़ा झारखंड में है बच्चों, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर प्रश्न पर चलिए। हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट, पूछ लिया अभी। हेवी वाटर हम लोग पढ़े थे बच्चों, ठीक है ना। हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो कहने का मतलब एक जगह नहीं कई जगह होता होगा, लेकिन उसमें से जो आपका ऑप्शन है उसमें इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना। इसको आप बताइए। तो ट्राम्बे जो है, ट्राम्बे जो बच्चों यहाँ पर मुंबई, ट्राम्बे मुंबई में भी जो बच्चों क्या होता है, हेवी वाटर मैन्युफैक्चर होता है, भारी जल। हेवी वाटर का हिंदी क्या होता है बच्चों, भारी जल। आप लोग पढ़े होंगे। भारी जल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, D2O, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है, तो ये ट्राम्बे में हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट ट्राम्बे। UPPCS मेंस 2015 का प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। देख रहे हैं कितना रिलेवेंट है। तो ये देखिए, हेवी वाटर बोर्ड एट ट्राम्बे मुंबई ओवरसी द प्रोडक्शन ऑफ हेवी वाटर विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हेवी वाटर का बच्चों किस में प्रयोग करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्यों, कूलेंट के रूप में, ठंडा करने के लिए। इट हैज 7 हेवी वाटर पावर प्लांट्स एट, इट हैज 7 हेवी वाटर वाटर प्लांट्स एट तूतीकोरिन, कोटा, बड़ौदा, थाल, तालचर, मंगलुरु एंड हजीरा। भारत जो बच्चों 7 जो है हेवी वाटर पावर प्लांट रखा है जो, और कहाँ पर है, ये ट्राम्बे के बाद, ट्राम्बे के साथ साथ कहाँ पर है, तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन कहाँ पर है बच्चों, आप लोग बताइए तूतीकोरिन कहाँ पर है। और कोटा राजस्थान में, बड़ौदा, थाल, तालचर, मंगलुरु एंड हजीरा। तो अब देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, करेक्ट आंसर। इसमें एटॉमिक पावर स्टेशन, स्टेट ऑफ सिचुएशन। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं क्या, कल्पक्कम कहाँ है बच्चों, कल्पक्कम तो हम लोग पढ़े तमिलनाडु में। तो A3, तो ये क्या हो गया, कट हो गया। B और C इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। 51 नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि कल्पक्कम कहाँ पर है बच्चों, तमिलनाडु में। और इसका जो बच्चों नरोरा कहाँ पर है, मैं आपको बताया कि नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो B फर्स्ट, A3 B फर्स्ट, ये दोनों मैच कर गया। अब देखिए काकरापार कहाँ पर है बच्चों, आप बताइए। काकरापार कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में है। काकरापार कहाँ पर है बच्चों, गुजरात में है। तो C2 ये जो है, तो ये चीज़ कह रहा है कि आपका ऑप्शन B सही होगा। काकरापार कहाँ पर बच्चों, गुजरात में है। और ट्राम्बे कहाँ पर बच्चों, हम लोग महाराष्ट्र पढ़े ही हैं। तो ये जो है आपका आंसर होगा। तो एटॉमिक पावर स्टेशन और स्टेट ऑफ सिचुएशन इसमें देख लीजिए, कल्पक्कम तमिलनाडु में हो, नरोरा उत्तर प्रदेश में हो, काकरापार गुजरात में हो गया। और ट्राम्बे कहाँ पर बच्चों, महाराष्ट्र में। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, B सही आंसर होगा। ये वही चीज़ दे रखा है बच्चों, इसलिए हमको फिर हम इस चीज़ को आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से जो है बच्चों कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो जो भाई उत्तर प्रदेश से हैं उनको नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन याद रहना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में, तो ये तो सही है, ठीक है ना बच्चों। और जो है कौन करेक्टली मैच नहीं है इसको आप लोग बताइए। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में, ये भी सही है। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट जो बच्चों कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये भी सही है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट जो बच्चों कल्पक्कम में, मद्रास, चेन्नई को ही पहले मद्रास कहते बच्चों। और कल्पक्कम कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ठीक है ना बच्चों।
और मद्रास वही तमिलनाडु में, चेन्नई, तो ये भी क्या है, सही है। तो अब बच कौन सा गया बच्चों, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ये जो है बच्चों उदयपुर में नहीं है, ये जो बच्चों राजस्थान में कहाँ पर है बच्चों, रावत भाटा में, कोटा में, ठीक ना। रावत भाटा और कोटा में जो बच्चों राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, उदयपुर में नहीं है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है बच्चों, रावत भाटा में है, और कहाँ पर है बच्चों, कोटा में है। राजस्थान में रावत भाटा में और कोटा में जो बच्चों एटॉमिक पावर स्टेशन हैं, तो इसलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए आपका ऐसा ही होगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में, मद्रास कलपक्कम में हो गया, कायगा जो बच्चों कर्नाटक में हो गया, और राजस्थान में कौन कौन से बच्चों, रावत भाटा और कोटा में है। चलिए, According to the question, all the options are correctly matched except option A, because Rajasthan Atomic Power Station is located in Rawatbata, Kota, Rajasthan, not in Udaipur। उदयपुर में नहीं है बच्चों, ठीक है ना। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर, रावतबाटा में है और कोटा में है। कोटा जो बच्चों कोटा में बच्चों मेडिकल और इंजीनियरिंग की अच्छी तैयारी होती है। कोटा में जो बच्चों राजस्थान में है, जो अपना मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई और तैयारी के क्षेत्र में एक दबदबा बनाया हुआ है। तो चलिए, इसीलिए मान लें कि जिनको अच्छे से तैयारी करना होता है वो कहाँ चले जाते हैं, कोटा चले जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन, चलिए। एटॉमिक पावर प्लांट आर लोकेटेड एट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको ये बताना है कि इसमें कहाँ कहाँ से बच्चों, इसको बंद कर दो, बता दो। कहने का मतलब बच्चों इसमें से कहाँ कहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट है, आपको ये बताना है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बच्चों, बताइए। कलपक्कम में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कलपक्कम में भी पढ़े हैं। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। और नरोरा कहाँ पर है बच्चों, अपना सुंदर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक ना बच्चों। तो नरोरा और 1 और 3 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है। और कलपक्कम जो तमिलनाडु में भी है, यहाँ पर भी एटॉमिक पावर प्लांट है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट आर लोकेटेड एट बोथ नरोरा एंड कलपक्कम, मद्रास, चेन्नई। इट इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडाइजेशनली कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर स्टेशन। इट हैज टू टन। नरोरा जो है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन नरोरा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, उसके नरोरा नामक जगह पर नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है। इट हैज 2 यूनिट्स ऑफ 220 मेगावाट। इसको आप उत्तर प्रदेश वाले बच्चों याद कर लेंगे कि यहाँ पर जो है 220 मेगावाट का 2 यूनिट्स है बच्चों, ठीक ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन 4 सिस्मिक जोन। जो ये भूकंप होता है बच्चों, भूकंप वाले जो जगह होते हैं, भूकंप वाले जगह को बच्चों रेटिंग की जाती है 1 2 3 4 5। तो उसमें जो बच्चों 4 सिस्मिक जोन में बच्चों कौन सा, क्योंकि बच्चों जो भूकंप वाले जोन होते हैं, जो ज़्यादा भूकंप वाले जोन है वहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट नहीं बनाया जाता है, क्योंकि भूकंप आ जाएंगे और एटॉमिक पावर प्लांट जो क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो उससे रेडिएशन निकलेगी और तबाही मच जाएगी। तो इसलिए बच्चों वहाँ पर देख करके कि कौन से सिस्मिक जोन में आ रहा है वहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट लगाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 20 तल्ला जो मकान बनती है बच्चों, या बड़ी बड़ी जो मकानें बनती हैं,
ऐसा नहीं कि घर ईंट और गिट्टी बालू लिए और मकान बनाना शुरू कर दी। उसकी मिट्टी की जांच होती है और कहाँ पर लोकेट है, कितने तल्ला मकान बनाया जा सकता है, ये सब उसकी जांच करके बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है। नहीं तो आप बालू वाले क्षेत्र में, गंगा के किनारे वाले क्षेत्र में बड़ी मकान बना देंगे तो क्या होगा कि वो धंस भी सकती है और नुकसानदायक होगी बच्चों। तो ये बच्चों 4th सिस्मिक जोन में कौन सा उपलब्ध है। सिस्मिक जोन आप कहाँ पर पढ़ पाएंगे, सिस्मिक जोन आप ज्योग्राफी में पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब कि 4th सिस्मिक जोन में कौन सा उपलब्ध है बच्चों, नरोरा। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश के प्रश्न है बच्चों, उत्तर प्रदेश का ये प्रश्न है यूपीपीसीएस का। तो नरोरा जो है बच्चों 4th सिस्मिक जोन में है। तो क्या कह रहा है, नरोरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन 4th सिस्मिक जोन, कलपक्कम इज लोकेटेड इन 2nd सिस्मिक जोन and Kaiga and तारापुर आर लोकेटेड इन टू 3rd सिस्मिक जोन। ठीक है ना बच्चों। तो सिस्मिक जोन ये दर्शाता है कि वहाँ पर भूकंप आने की कितनी तीव्रता है। फर्स्ट का मतलब कि ज़्यादा, सेकेंड का मतलब उससे कम, थर्ड का मतलब उससे कम, फोर्थ का मतलब उससे कम। तो जो नरोरा पावर प्लांट है बच्चों, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना क्या है, कम है। चलिए, एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली इज लोकेटेड एट। ये जो 2000 प्रश्न है उस समय रिसेंटली एटॉमिक पावर प्लांट बना होगा, तो वही पूछ रहा है कि जो है जो अभी हाल ही में जो एटॉमिक पावर प्लांट बना है, ये सन 2000 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। तो कहाँ पर बना था बच्चों, सन 2000 में कायगा जो कर्नाटक में है बच्चों, कर्नाटक में उस समय रिसेंटली बना था सन 2000 के आसपास। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। कायगा पावर स्टेशन इज ए न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन सिचुएटेड एट कायगा नियर रिवर काली इन उत्तर करवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है बच्चों, उत्तर करवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट्स सेकेंड यूनिट ऑफ 220 मेगावाट 220 मेगावाट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन इन मार्च इन 2000। ठीक है ना। प्रेजेंटली इट हैज 4 यूनिट्स ऑफ 220 मेगावाट कैपेसिटी ईच वर्किंग प्रॉपरली एंड अमंग देम द 4th यूनिट वाज स्टार्टेड इन 2011 बच्चों। ठीक है ना। तो ये जो बच्चों सेकेंड यूनिट कहने का मतलब कि जो कर्नाटका में जो बना था सेकेंड यूनिट, वो कब बना था, सन 2000 में। उसी समय प्रश्न पूछा गया था, इसलिए पूछा गया था कि अभी हाल ही में कौन सा पावर प्लांट स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। कायगा हुआ था जो कर्नाटक में है। अब 2011 में जो बच्चों इसका 4th यूनिट, ठीक है ना बच्चों, 4th यूनिट बनी है। ये क्या कह रहा है, 56 नंबर, रसिया हैज एग्रीड रिसेंटली टू कंस्ट्रक्ट सीसी साइरस, जो किसके सपोर्ट से बना था बच्चों, कनाडा के। साइरस किसके सहयोग से बना था, कनाडा के। तो रसिया हैज एग्रीड रिसेंटली टू कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एट कुडनकुलम इन तमिलनाडु। ये बहुत दिन विरोध और चर्चा का विषय रहा बच्चों, क्योंकि तमिलनाडु के लोग हैं बच्चों कुडनकुलम में पावर प्लांट नहीं बनने देना चाहते थे। वो कहते थे कि कहीं मान ले कि जो यूनियन कार्बाइड जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी बच्चों मध्य प्रदेश में, उसके तरह ये खतरनाक न हो जाए, तो वहाँ के लोगों को भरमा दिया गया था। तो इसलिए कुडनकुलम पावर प्लांट के जो बच्चों विरोध कर रहे थे। तो ये रसिया पूछ रहा है कि रसिया कितने यूनिट बनाने के लिए समझौता किया था बच्चों। ठीक है ना। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन जो बच्चों, रसिया जो है 6 यूनिट बनाने की बच्चों ये कुडनकुलम तमिलनाडु में इंडिया के साथ समझौता किया था। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो इन कुडनकुलम 2 इतने प्रेशराइज्ड रिएक्टर बेस्ड ऑन द रशियन टेक्नोलॉजी आर बीइंग erected in phase 1 of the project. In addition to 4 units are scheduled to be added agreement between Russia, India and Russia in 2008. ठीक ना बच्चों। At present 2 units of 1000 megawatt each are operationalized here. तो बच्चों कहने का मतलब कि कुडनकुलम पावर प्लांट अभी पूछा जाएगा कि बच्चों किसके किसके सहयोग से बनाते, इंडिया और रसिया के।
अब देखिए क्या कह रहा है, द फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कल्पक्कम। कल्पक्कम भी कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में है। तो ये कह रहा है कि उसमें कौन से प्रकार का फ्यूल प्रयोग किया जाता है। कल्पक्कम में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है जो बच्चों, उसमें कौन से प्रकार का फ्यूल प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो बच्चों प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है जो फ्यूल के रूप में। तो उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कल्पक्कम में जो बच्चों पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्लूटोनियम का। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि रिएक्टर्स डिजाइन इन्वेस्ट इन द फ्रेंच। बच्चों कुडनकुलम किसके था, कुडनकुलम किसके था बच्चों, रसिया था। और कल्पक्कम किससे हो गया, कल्पक्कम किसके हो गया बच्चों, फ्रेंच हो गया, फ्रांस। रिएक्टर्स डिजाइन इज बेस्ड ऑन द फ्रेंच रिएक्टर रोडोप्सी विच सेवरल मॉडिफिकेशन प्लूटोनियम यार ड्राइवर फ्यूल एंड कंटेंट। तो इसमें बच्चों किसका हो गया, प्लूटोनियम, यूरेनियम नॉन कार्बाइड, ठीक ना बच्चों। तो किसका हो गया, कल्पक्कम में जो बना है बच्चों, इसमें जो बच्चों क्या होता है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। और ये फ्रांस के सहयोग से बना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो देखिए, हाँ कल्पक्कम अभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या था, यूपीपीसीएस मेंस के द्वारा 5वें प्रश्न है। हर एक प्रश्न बच्चों हल्के नहीं होते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन एग्जाम्स की एक महत्ता है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए कि मैं ये प्रश्न तो रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, लेकिन कुछ अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब तक आप अच्छे प्रश्नों को नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्स में सिलेक्शन, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, सिलेक्शन पाना मुश्किल है। तो देखिए कल्पक्कम इन ईट ओनली नेचुरल यूरेनियम इज ईट। अभी हम लोग तो पढ़े थे क्या बच्चों, प्लूटोनियम पढ़े थे, प्लूटोनियम अभी हम लोग पढ़े हैं कि नहीं इससे पहले वाले प्रश्न में। तो जब पहला जो गलत हो गया तो पहला इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। अब आपको सही क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। जब आप जान गए कि पहला गलत है तो जहाँ जहाँ पहला उसको गलत काटिए और आगे बढ़िए। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इन इट प्लूटोनियम कार्बाइड एंड नेचुरल यूरेनियम कार्बाइड मिक्सचर आर ईड एज ए फ्यूल, ठीक ना बच्चों। तो हम देखे थे कि कल्पक्कम वाले में क्या प्रयोग किया था, प्लूटोनियम कार्बाइड का लीजिए, प्लूटोनियम था। और नेचुरल यूरेनियम कार्बाइड, यूरेनियम नहीं यूरेनियम कार्बाइड, मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। 200 मेगावाट से ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो यही था। तो ऐसे प्रश्नों में बच्चों क्या होता है कि इसमें रीजनिंग लगाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ये जो है दिया हुआ गलत हो गया ये वाला ऑप्शन, तो कहने का मतलब जो जिसमें उसको गलत काटिए और आगे बढ़िए। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर यूजेज प्लूटोनियम कार्बाइड एंड नेचुरल यूरेनियम कार्बाइड एज फ्यूल बाय दिस more than 200 megawatt of nuclear power would be generated. The fuel is an industrial mixture of 70% plutonium carbide and 30% uranium, 70% plutonium का बच्चों, ठीक है ना। और 30% किसका हो गया, यूरेनियम का। However, with a view to raising the reactor's power, it was decided to go on for a full carbide core of 78 fuel sub-assemblies. The fuel composition was 55% plutonium carbide and 45% uranium carbide. ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों, ठीक है ना। तो प्लूटोनियम कार्बाइड और यूरेनियम कार्बाइड के बच्चों प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अब ये देखिए 59 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये कितनी बार पूछा गया है। अब तक जो आपके सामने जो दिख रहा है उसमें 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, 97, 8 और 10 में बच्चों, ठीक है ना। तो ये बच्चों बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलेंट
इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पक्कम। कूलेंट के रूप में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? कूलेंट के रूप में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? कल्पक्कम वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है यहाँ पर। और देखिए ये कोई मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न नहीं है, आपके दिमाग में तनिक भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं खुद बनाता इन क्वेश्चंस को तो आपके दिमाग में एक संदेह ये होता कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहा, उटपटांग क्वेश्चन बनाकर आप लोग को फालतू को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये प्रश्न जो बच्चों पूछे गए, ठीक है ना, तो कल्पक्कम वाला जो है रिएक्टर है उसमें कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है? मोल्टेन सोडियम। मोल्टेन सोडियम को बच्चों कल्पक्कम वाले में कूलेंट का प्रयोग किया था। कूलेंट देखिए क्या कह रहा है, एट कल्पक्कम इज बीइंग ऑपरेशन इन 1935 इट यूजेज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम मिक्स्ड कार्बाइड फ्यूल। आप लोग याद रखिए कि कल्पक्कम वाला क्या प्रयोग करता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का कार्बाइड यूज करता है, लिक्विड सोडियम एज कूलेंट, ठीक ना बच्चों, विच इज रिएक्टिव विथ एयर और वाटर। द रिएक्टर यूजेज ए कूलेंट दैट रिमूव्स हीट फ्रॉम कोर where the fuel is processed and carry it on an electrical generation. Coolant also serves to maintain manageable pressure within the core, ठीक ना बच्चों। तो कूलेंट का काम क्या बच्चों? हीट फ्रॉम द कोर। भाई कोई चीज़ कूल करती है तो क्या करती है? हीट वहाँ से निकालती है, उसको ठंडा करती है बच्चों। तो इसमें जो बच्चों सोडियम लिक्विड सोडियम का जो बच्चों उसमें प्रयोग किया जाता है। सॉरी बच्चों। फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। भारी जल का जो बच्चों क्या प्रयोग है? भारी जल का बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या उपयोग है बच्चों, आप बताइए। भारी जल का बच्चों क्या उपयोग है? फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। कोई चीज़ ठंडा होगी तो क्या बच्चों? स्लो डाउन होगी, ठीक है ना। आप ठंडे होंगे तो आप उत्तेजित थोड़े होंगे, इंक्रीज नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप तो एकदम नहीं होगा, कूल डाउन। तो बच्चों रिएक्टर, तो इसमें जो टेक्निकली जो इसके लिए शब्द है बच्चों, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक ना बच्चों। भारी जल का क्या काम है बच्चों? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो बच्चों IS प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है। हेवी वाटर D2O also called deuterium oxide contains a larger than normal amount of hydrogen isotope deuterium. It is used as a moderator in reactor to slow down the neutrons produced in fission. विखंडन में जो न्यूट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं बच्चों उनको स्लो डाउन करता है, to so that the chain reaction can be sustained. Some reactors use graphite. ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है बच्चों कूलेंट के रूप में। बेरिलियम और लाइट वाटर, इसका भी बच्चों उपयोग किया जाता है कूलेंट के रूप में। ग्रेफाइट का आप लोग पढ़े होंगे, कभी भी किस किताब में पढ़े होंगे तो ग्रेफाइट, बेरिलियम और वाटर का जानते हैं। लेकिन ये हल्का जल है, साधारण जल। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी कोई चीज़ नहीं उपलब्ध है तो आपके पास जो साधारण होती है उससे भी काम आप चलाते हैं। बट हेवी वाटर इज एन एक्सलेंट मॉडरेटर। हेवी वाटर इज एन एक्सलेंट मॉडरेटर एज इट हैज एक्सलेंट स्लोइंग डाउन पावर एंड लो एब्जॉर्प्शन ए क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन्स, ठीक ना बच्चों। तो आप जो है ग्रेफाइट, बेरिलियम और लाइट वाटर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन ये जो ड्यूटेरियम होता है बच्चों एक्सीलेंट मॉडरेटर होता है, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या कह रहा है? सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। जब आपको इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है तो बच्चों आंसर हाइड करने का कोई मतलब नहीं है। Which one of the following is used as an moderator in a nuclear reactor? तो हेवी वाटर इससे पहले वाला प्रश्न हम लोग जस्ट पढ़े ही हैं
कि हेवी वाटर के जो बच्चों किस लिए प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में, ठीक है ना बच्चों। ऑर्डिनरी वाटर नहीं, लाइट वाटर, ठीक ना। ऑर्डिनरी वाटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब अच्छी चीज़ ऑप्शन में दी गई है तो हम लोग क्यों जाएंगे उस पर। तो हेवी वाटर को जो बच्चों मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। यूपीपीसीएस मेंस, ये 2011 का प्रश्न है बच्चों। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट, बेरिलियम, ठीक है ना बच्चों, और हेवी वाटर D2O का बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों में से अगर कोई विधि आ रहा था बच्चों, तो यहाँ पर ग्रेफाइट, बेरिलियम और D2O होता है, तो ग्रेफाइट दिया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सही ऑप्शन टिक करेंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, मैनी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूजेज ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर, ठीक है ना बच्चों। ग्रेफाइट इज नॉट एज इफेक्टिव एज हेवी वाटर, ठीक है ना बच्चों। हेवी वाटर को क्या कहा था, एक्सेलेंट बोला था। ग्रेफाइट उतना प्रभावकारी नहीं होता है बच्चों जितना हेवी वाटर होता है, बट इट इज चीपर। क्या होता है, ग्रेफाइट क्या है, चीपर है, बट इट इज चीपर एंड इट आल्सो हैव ए लो डिग्री ऑफ न्यूट्रॉन कैप्चर लाइक हेवी वाटर। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू यूज enriched or natural uranium as a fuel. Graphite is somewhat susceptible का मतलब कोई चीज किसी के प्रति कितना जो बच्चों संवेदनशील है, susceptible to corrosion and annealing because the moderator blocks are often located in the hottest part. मॉडरेटर जो बच्चों hottest part of the reactor, सबसे गर्म जो जगह होती है उसको कूल डाउन करते हैं। ग्रेफाइट also have a tendency to expand with prolonged neutron exposure, ठीक है ना, एक्सपैंड। ग्रेफाइट जो बच्चों टेंडेंसी टू प्रोलॉन्ग्ड मतलब कि लंबे समय तक न्यूट्रॉन एक्सपोजर। हाउएवर मॉडर्न रिएक्टर्स डिजाइन हैव मिटिगेटेड दिस इशू। मिटिगेट का मतलब कम करना होता है बच्चों, मिटिगेटेड दिस इशू, सो ग्रेफाइट रिमेन्स ए विएबल चॉइस फॉर न्यूट्रॉन मॉडरेटर। The earliest energy reactors design were graphite moderated, but some of the generations of 4 design also use graphite as a nuclear moderator बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो उतना काम नहीं करता जितना हेवी वाटर काम करता है। लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही है, तो आप ग्रेफाइट का भी बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। इसमें देख रहे हैं सीधे को एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। जब एबव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में दे दिया बच्चों, तो आंसर हाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस क्वेश्चन का मैं अगर आपको कहूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो क्या मतलब, आप ऑलरेडी अभी पढ़ ही चुके हैं, आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं। ये आपको खुश करने वाली बात है, खुश करने वाली बात नहीं करना, अपना रियल टेस्ट करना है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी अपना किस तरीके से प्राप्त करते हैं या देते हैं, ठीक है ना बच्चों, बाय फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन में क्या होगा बच्चों, विखंडन। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो बच्चों फास्ट विखंडन करते हैं, ठीक है ना, फास्ट और जो बच्चों क्या करते हैं, विखंडन करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन प्रोसेस। विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा जो बच्चों वो एनर्जी जो है या बिजली जो है बनाते हैं। तो ये देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन में विखंडन होता है। फ्यूजन और फ्यूजन इसमें आप कंफ्यूज। दिस टाइप ऑफ रिएक्टर प्रोड्यूसेज मोर फैसाइल मटेरियल देन इट बर्न्स, ठीक ना बच्चों। ये जो है जो बच्चों ज़्यादा वेस्ट प्रदान करते हैं देन दैट इट बर्न्स।
दिस टाइप ऑफ रिएक्टर प्रोड्यूसेज मोर फिसाइल मटेरियल दैट इट बर्न्स। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, ए ब्रीडर रिएक्टर इज दैट विच, ये जो हम इस प्रश्न का उत्तर जो आपको इसलिए सामने देते हैं कि सीधा एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन देखना है बच्चों। तो हम लोग ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूसेज मोर फिशनेबल मटेरियल दैट इट बर्न्स देन इट बर्न्स। बच्चों ये ऑप्शन जो सी होगा इसका जो क्या होगा, सही होगा। प्रोड्यूसेज मोर फिशनेबल कहने का मतलब कि ज़्यादा जो है ये वेस्ट प्रदान करते हैं बच्चों, देन इट बर्न्स। अब देखिए ये प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों, हाँ यूपीपीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट 2008 का ये प्री का प्रश्न बच्चों। आप में तनिक भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि आप क्या क्या पूछ रहे हैं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ बच्चों, ये प्रश्न खुद ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज नाउ इन ए पोजीशन टू सेल प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स टू अदर कंट्रीज। द रिएक्टर्स इन क्वेश्चन वुड बी ऑफ कैपेसिटी। प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर्स जो बच्चों किस कैपेसिटी के हो सकते हैं बच्चों, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स जो बच्चों किस कैपेसिटी के हो सकते हैं, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ 220 मेगावाट या 540 मेगावाट के हो सकते हैं। 220 मेगावाट या 540 मेगावाट के हो सकते हैं, लेकिन 540 तो यहाँ दिया हुआ, लेकिन ये 220 नहीं 240 दिया, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। और ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो बच्चों कई बार क्वेश्चन गलत आंसर के साथ भी दिए हैं, तो नन ऑफ द एबव इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। और चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए इसीलिए घटना चक्र की खूबसूरती है कि ऑप्शंस को स्टार दे देती है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज नाउ ए अपना पोजीशन टू सेल प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर्स ऑफ 220 मेगावाट और 540 मेगावाट टू अदर कंट्रीज, ठीक है ना बच्चों। दिस स्टेटमेंट वाज डिलीवर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन श्री कुमार बनर्जी इन द 44th जनरल मीटिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वियना 2010। तो जब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मेरे पास जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स बच्चों 220 मेगावाट और 540 मेगावाट, तो हम कह रहे हैं कि 200 और 500 वाले कहाँ से आ गए भाई। चेयरमैन साहब जब कह ही रहे हैं तो ये गलत ना हो गया, और चेयरमैन जो होता है बच्चों गलत नहीं सूचना देंगे। तो इसलिए ये प्रश्न ऐसे था, एक आध प्रश्न गलत भी पूछे जाते हैं, गलत ऑप्शन के साथ पूछे जाते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसमें से बच्चों किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैज द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बच्चों, किसकी क्षमता जो है बच्चों ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी जो बच्चों ज़्यादा है। बताइए यूपीपीसीएस मेंस 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो बच्चों कहने का मतलब जो बच्चों इसमें कुडनकुलम पावर प्लांट जो है कुडनकुलम, इसकी जो बच्चों कैपेसिटी ज़्यादा है। आइए एक्सप्लेनेशन में जो बच्चों ये सब ये डिटेल बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कंप्यूटर हूँ कि मैं आपको सबका बता दूँ और सबका मुझे याद है। तो करत करत अभ्यास है रसड़ी आवत जात से बच्चों, कहने का मतलब कि पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद होती हैं। with a total installed capacity of 2000 megawatt, कुडनकुलम is the largest nuclear power station in India, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से आपको ये भी प्रश्न याद हो गया, कुडनकुलम पावर प्लांट जो बच्चों सबसे क्षमता उसकी ज़्यादा है। कहेगा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है 4 यूनिट्स, ऑल ऑफ द 4 यूनिट्स विद द स्मॉल
प्लांट 220, देयरफॉर द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जब 220 में आप 4 का गुणा करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 880 होगा। तो कायगा वाले का जो बच्चों कितना हो गया, 880 हो गया। तारापुर जो बच्चों कितना है, 1400 मेगावाट होगा। काकरा पर कितना है, ठीक है ना बच्चों, कायगापुर 2 ठो है, 220 में जब 2 से गुणा करें तो 420 होगा। तो आप इतना दिमाग में बैठा के चलिए कि कुडनकुलम पावर स्टेशन जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, 2000 मेगावाट, ठीक है ना बच्चों। सबसे ज़्यादा जो है, कम से कम हम सबका तो नहीं याद रख सकते लेकिन इसको तो याद ही रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है बच्चों, कुडनकुलम पावर प्लांट है बच्चों, ठीक है ना, 2000 मेगावाट। चलिए, ऑफिशियल कोड नेम ऑफ द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1974 वाज, जो ऑफिशियल कोड दिया गया था, कोड दिया जाता बच्चों वो, तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था बच्चों, पोखरण परमाणु परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था बच्चों, उसका कोड क्या था, कोड पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। पोखरण परमाणु परीक्षण था बच्चों, उसका कोड क्या था, पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था बच्चों, 1974 में। यही परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड क्या दिया गया था, आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण परमाणु परीक्षण का जो कोड दिया गया था बच्चों, स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां जासूसी में लगी रहती है, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा नाम से उसको पुकारा जा रहा था पोखरण परमाणु परीक्षण के, ठीक है ना बच्चों। तो यूपीपीसीएस मेंस 2009 का जो ये प्रश्न है बच्चों, स्माइलिंग बुद्धा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल डेजिग्नेशन पोखरण प्रथम वाज द असाइंड कोड नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन ऑन मई 18 मई 1974। आप इसको याद रखिएगा, 18 मई 1974 को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था बच्चों, और उसका कोड क्या दिया गया था बच्चों, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है ना। तो 18 में 1974 को पहला हुआ था, तो सेकेंड टेस्ट वाज कंडक्टेड, दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो 1974 के बाद ही होगा बच्चों। लेकिन 1974 के जब बाद होगा, लेकिन ये कि सब ये देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब 1974 के बाद वाले ही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था बच्चों, 11 मई 1998 को बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इसलिए रिसेंटली उस समय 99 में पूछा गया था, लेकिन आज भी हमको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए। चीज़ें बहुत ही ऐतिहासिक होती है बच्चों, ऐसा नहीं कि घर का आपका बर्थडे या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुए बच्चों, पहला कब हुआ था 1974 में, ठीक ना, 18 मई 1974 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 11 मई 1998 में हुआ था बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है कि पोखरण सेकेंड वाज ए सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बम टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया अंडर द ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत बच्चों 5 न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना था एट द इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज। द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर पोखरण प्रथम बच्चों, ठीक है ना। 11 से 13 मई के बीच 1998 में जो बच्चों पोखरण में जो क्या हुआ था, इट वाज सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। 1998 वाला कौन था, सेकेंड था। 70 में चलते हैं बच्चों हम लोग। इन मई 1998 इंडिया हैड कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन विच टेस्ट स्टेट पोखरण डज लाई। पोखरण जो बच्चों किस राज्य में है, पोखरण जो बच्चों किस राज्य में आता है, ये पूछा जा रहा है बच्चों।
पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था बच्चों, तो पोखरण जो स्थान है वो कौन सी जगह राज्य में बच्चों, तो ये राजस्थान है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। इस प्रश्न का गलत जवाब हमें एकदम नहीं पचेगा आपकी तरफ से, ठीक ना। और एकदम मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको गलत देंगे, ठीक है। तो पोखरण जो है कहाँ पर है बच्चों, 1900 अरे राजस्थान में। पहला कब होता है 1974 में, और दूसरा कब होता है 1998 में बच्चों, ठीक है ना, जो दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, पोखरण इज द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज इन, पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज ए रिमोट लोकेशन इन द थार डिजर्ट रीजन सर्व एट द टेस्ट साइट फॉर इंडियाज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन डिनोटेशन, ठीक ना बच्चों। तो कहाँ पर है, राजस्थान के जैसलमेर जिला में है। और एक ऐसा है जो राजस्थान में जो थार डिजर्ट है बच्चों उधर है, ये रेगिस्तान है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेंस, भारत का जो है जो परमाणु बम यूज करने का सिद्धांत जो है, डॉक्ट्रिन में सिद्धांत होता है बच्चों, सिद्धांत होता है बच्चों। आप इसको मैं आपको एक हिंदी में भी बात बता देता हूँ बच्चों। जो आप हिंदी में देखते हैं तो इसको क्या करेंगे कि जो पूरा लिखा होता है वो इस तरह लिखा जाता है, आप लोग ऐसे इसको पढ़े होंगे, सिद्धांत, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पर हिंदी में लिखते समय जो आधा दिखता है वो पूरा होता है, जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। तो कहने का मतलब कि इंडिया का जो बच्चों परमाणु उपयोग करने का सिद्धांत क्या है, परमाणु उपयोग करने का सिद्धांत क्या है बच्चों, नो फर्स्ट यूज। हम जो है परमाणु बम पहले उपयोग नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान धमकाते रहता है, भारत जो है, भारत का सिद्धांत है कि हम पहले परमाणु उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उपयोग कर देंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो यूनिलेटरल मोरेटोरियम, ठीक ना बच्चों, यूनिलेटरल का एक तरफा होता है। और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ये भी जो है बच्चों सही है। तो इसका जो है ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव जो है सही है। तो नो फर्स्ट यूज, यूनिलेटरल मोरेटोरियम और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। तो ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 में जो प्रश्न है ये बच्चों ये पूछा गया है। तो ये क्या कह रहा है कि ड्राफ्ट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड इन अगस्त 1999 में हुआ था। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स ऑल ऑफ द एबव गिवन ऑप्शंस। तो भारत के सिद्धांत है बच्चों कि हम पहले न्यूक्लियर हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। जहाँ जब आप कर देंगे तो मेरी मर्जी के ऊपर आएगा, मैं करूँ या छोड़ दूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चों कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच एन ऑफ द फॉलोइंग एबव आर करेक्ट। इसमें जो बच्चों देखिए कि कौन कौन सही है कौन सही नहीं है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक ना बच्चों। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो बच्चों ये बराक ओबामा खुद अपने तरफ से जारी किए थे बच्चों, ठीक है ना। पीरियडिकली का मतलब कि एक पीरियडिक के रूप में, और पीरियडिकली कैसे हो, जब उनकी मर्जी किया तो किए थे, इसलिए पीरियडिकली नहीं हुए, क्या हो गया, गलत हो गया बच्चों। और जो क्या है बच्चों, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज एन, इंटरनेशनल नहीं है बच्चों, ये गलत है, ठीक ना। तो नाइदर वन नार टू जो है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा। इन दोनों में से कोई सही नहीं है। तो देखिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट एंट्री वाज अनाउंस्ड इन द स्पीच बाय यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, ठीक ना बच्चों। तो ये पीरियडिकली कैसे होगा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो बच्चों ये बराक ओबामा की मर्जी थी तो उन्होंने कर दिया। इन विच ही प्लेज्ड टू होल्ड ए ग्लोबल समिट ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी इन
2010 as part of an effort to secure all vulnerable nuclear material around the world within 4 years। ठीक है ना बच्चों। देयर वेयर 4 समिट इन टोटल, 4 समिट हुई थी बच्चों, हमेशा होती नहीं रहती हैं। ओबामा जी के समय में 4 समिट हुई थी इन वाशिंगटन डीसी इन 2010, इन सियोल साउथ कोरिया 2012 में हुई थी, 10 में हो गई, 12 में हो गई, हेगो नीदरलैंड में 14 में हो गई। तो ये साथ साथ होती रहती है। और वाशिंगटन डीसी में बच्चों 16 में हो गई। लेकिन ये जो बच्चों ये बराक ओबामा का खुद का सोच थी कि ऐसा किया जाए। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स वाज founded in January 2006 and is an independent group of arms control, arms में हथियार control and non-proliferation experts from both nuclear weapon and now non-nuclear weapon states। तो ये जो बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट क्या थे, गलत थे। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं, इसका उत्तर आप दीजिए। ये IAS प्री 2016 में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो IAS प्री 2016 का ये प्रश्न बच्चों, इंडिया एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ, इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल thermonuclear experimental reactor. If this experiment succeeds, what is the immediate advantage for India? ठीक है ना बच्चों। अगर जो है बच्चों भारत जो है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक सदस्य होता, तो इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, ये अगर मान लें कि सफल होता, तो व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज, तो भारत के लिए क्या लाभ होता। देख रहे हैं ये बच्चों IAS का प्रश्न है। आप ये ना घबराइए कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं। कहने का मतलब कि आप समझिए कि IAS में भी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है कि ये जो है स्टेटमेंट अगर सही होता तो भारत को क्या लाभ होते बच्चों। तो इसमें जो बच्चों इसमें जो है ऑप्शन डी वाला आंसर सही दिया है। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। ये संलयन वाला जो बच्चों, अगर भारत ये सब बात सत्य हो जाती तो ये जो है कहने का मतलब कि अभी भारत कैसा बनाता है, फ्यूजन बनाता है, फ्यूजन रिएक्टर, जिसका मतलब तो विखंडन वाला। भारत के पास जो परमाणु रिएक्टर है बच्चों फ्यूजन रिएक्टर है। लेकिन अगर ये बात सही हो जाती तो क्या होता, भारत जो है फ्यूजन रिएक्टर बना सकता था, संलयन वाला। ठीक है ना, जिसमें रिएक्टर का संलयन, जिस पर क्या काम करता है, हाइड्रोजन बम काम करता है बच्चों। हाइड्रोजन बम जो बच्चों संलयन पर काम करता है, और परमाणु बम जो है, एटम बम जो है, ये विखंडन पर काम करता है, परमाणु बम। तो हाँ बच्चों ठीक है ना। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इज एन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर बीइंग कंस्ट्रक्टेड प्रेजेंटली इन साउथ फ्रांस। ठीक है ना बच्चों, ये जो फ्रांस में बनाया जा रहा था, अगर भारत उस समय अगर उसका सदस्य हो जाता तो संलयन वाला रिएक्टर भी बना सकता है। ITER इज ए स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूजन एनर्जी। ठीक ना, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सन एंड स्टार्स प्रोड्यूस एनर्जी बाई फ्यूजिंग लाइट न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन। ठीक ना बच्चों, सन और स्टार, जैसे सन भी बच्चों क्या है, एक स्टार ही है, और स्टार का गुण क्या है कि वो जो है अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं। जैसे सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है तो सूर्य में बनती है। हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश आते हैं, चंद्रमा देखते हैं, तो जो क्या होता है, ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा नहीं होती है बच्चों। ग्रहों के पास जो है अपनी ऊर्जा नहीं होती, अपनी ऊर्जा नहीं होती। लेकिन स्टार्स जो बच्चों क्या है, स्टार्स जो खुद एनर्जी जनरेट करते हैं। जो स्टार्स में किस माध्यम से एनर्जी जनरेट होती है, फ्यूजन के माध्यम से।
लेकिन हम लोग जो अभी धरती पर जो ऊर्जा बनाते हैं विखंडन के फिजन के माध्यम से, तो जो फ्रांस में बन रहा था, अगर भारत उसका सदस्य हो जाता तो भारत भी फ्यूजन के माध्यम से ऊर्जा बना पाता। तो ये अंतिम प्रश्न चल रहे हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये दिए जा रहे हैं आपको सामने। तो चलिए ये आपका ये लास्ट प्रश्न होगा बच्चों। हाँ, 14 नंबर प्रश्न ये लास्ट प्रश्न है। Therefore, to detect existence of Higgs boson particles have become frequent news in the recent past. What is our importance of discovery of these particles? हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो बच्चों आप नाम इनका सुने होंगे, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स का बच्चों महत्व क्या था? हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स का जो बच्चों महत्व क्या था? तो ये देखिए कि इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एज वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स जो है इनकी जो डिस्कवरी इस चीज़ को समझने में सहयोग करती कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इनके पास मास क्यों है, ये बात जो है सत्य है बच्चों। इट विल इनेबल अस इन नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रैवर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। ये जो है बच्चों बात गलत है। अब देखिए इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिशन, ये भी चीज़ गलत है। हमें बस जो है हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो बच्चों इसीलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि हमें इस प्रश्न का उत्तर देने वाले थे या दे रहे थे। कहने का मतलब कि वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स है मास, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जो बच्चों मास क्यों है, या छोटे छोटे वस्तुएं जो उनके पास मास क्यों है, तो इसलिए ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें जो IAS प्री ये 2013 का प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों ये क्वेश्चन जो है, इन दिस यूनिवर्स ऑल द विजिबल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स, द मास इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी of the particles which give them solid structural form. The study of this field is important to know that why some fundamental particles have mass. Fundamental particles. So the discovery of Higgs boson particles is important to understand this fact. ठीक है ना बच्चों, तो चलते हैं। ये जो दो प्रश्न और बचे हुए हैं बच्चों इसको भी देख ही लेते हैं। मैं सोचा कि अभी ज़्यादा प्रश्न बचे हुए लेकिन दो ही प्रश्न बचे हुए हैं। व्हाट इज आर द कंसिक्वेंस या कंसिक्वेंसेस ऑफ द कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। कहने का मतलब कि अगर आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं बच्चों तो इसका क्या प्रभाव होगा या इसका क्या अर्थ निकलेगा या फायदा नुकसान क्या होगा। क्योंकि भारत बहुत दिन तक स्ट्रगल करते रहा कि हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो है सदस्य बनाया जाए। तो इसमें क्या है बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर देखिए। अगर आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे तो क्या होगा, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। भाई आप जब किसी संगठन के सदस्य बन जाएंगे तो आप जो है जो उसकी लेटेस्ट और जो अच्छी टेक्नोलॉजी उसके आप ले पाएंगे। इट विल हैव एक्सेस टू दी लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है क्या है बच्चों, पहला एकदम सही है। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो है गलत है बच्चों, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके लिए आपको NPT का सदस्य बनना पड़ेगा। आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप NPT का भी सदस्य बन गए, ये यही कह रहा है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से का सदस्य बनने से फ़ायदा ये होता है बच्चों भारत को कि ये जो है लेटेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो है इसके रीच में होती। तो ये जो ऑप्शन ये जो है सही वो ओनली वन इज करेक्ट। इसमें जो है ये IAS प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया बच्चों।
तो चलिए ये वही है बच्चों, ठीक ना। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG is the group of nuclear supplier country that seeks to prevent nuclear proliferation by controlling export material, equipment and technology that can be used to manufacture nuclear weapons. It was, ठीक ना बच्चों, it was established in 1974। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो बच्चों कब बना था, 1974 में बना था। NSG कंसिस्ट ऑफ 48 मेंबर्स, इसमें 48 देश जो है मेंबर्स हैं, विच इंक्लूड 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। जो 5 महत्वपूर्ण न्यूक्लियर वेपन वाले देश कौन कौन से बच्चों, US है, UK है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया भी है, ठीक है ना बच्चों। ये 5 जो है महत्वपूर्ण देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। Its members have access to the latest and most efficient nuclear technology. If a country becomes a member of nuclear supplier groups, it does not automatically become a member of NPT. India is trying for, भारत जो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है बच्चों। India is trying for the membership of NSG विदाउट साइनिंग ऑन NPT। भाई इंडिया चाह रहा था कि हम विदाउट NPT पर साइन किए ही बच्चों NSG का सदस्य बन जाए, लेकिन ये था कि NSG का सदस्य बनने के लिए NPT पर साइन जरूरी थी। भाई हर एक आदमी अपने एडवांटेज की सौदा करता है, भारत भी चाहता था कि हम अपने फायदे की सौदा करें। अब देखिए, in the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy in the Indian context, ठीक ना। what is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Association या एजेंसी, ठीक ना बच्चों। ये जो है बच्चों क्या है, इसमें जो है द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स, ठीक ना बच्चों। आप कहने का मतलब कि इसका ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल आप करते तो आप जो है कम अंडर इसके आप जो है एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के बच्चों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के अंतर्गत आ जाते। तो ये रहा बच्चों IS प्री 2018 का प्रश्न बच्चों। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक ना बच्चों। एडिशनल प्रोटोकॉल इज नॉट ए स्टैंड एलोन एग्रीमेंट। Additional protocol is not a stand-alone agreement, but rather a protocol to safeguard agreements that provides additional tools for verification. In particular, it significantly increases the IAEA ability to verify peaceful use of all nuclear materials in states with comprehensive safeguard agreements. The additional protocol to safeguard agreement between Government of India and IAEA for the application of safeguards to civilian nuclear facilities come into force on 25th July 2014। तो ये रहा बच्चों आज का अंत में मैं ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास ये पहुंच सके और सभी लोग लाभान्वित हों। अंत में सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस करना न भूलिए। सब्सक्राइब करके इसको प्रेस करना न भूलिए ताकि आपके सब्सक्राइब करने से बच्चों ये फ़ायदा होता है कि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहता है। आप जुड़कर लाइव क्लास में भाग लेकर अपने डाउट पूछ पाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए बच्चों, ठीक ना।
तैयारी करते रहिए। एक दिन में कोई महान नहीं होता, ठीक है। एक दिन में कोई महान नहीं होता।